मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो फिर से आज मैं आप लोगों के सामने लाइट चैप्टर को लेकर के, क्या आपने कभी तारे को टिमटिमाते हुए देखा है, या कभी आपने पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देते हुए देखा है आपने, या कभी आग के दूसरी तरफ कोई बंदा खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है और आप इस तरफ से उसको देख रहे हो तो उसका जो फेस है वो वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दिया है, या पानी से भरे ग्लास में आप पेंसिल डालते हो तो वो क्या पेंसिल थोड़ी सी टूटी हुई नजर आती है। आइए जानते हैं इन सब की वजह क्या है। यस, आज हम लोग, आपने सही गेस किया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन सब की वजह जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रिफ्लेक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं तो हमें थोड़ा इजी लगता है वो, लेकिन जो रिफ्रैक्शन है वो भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये हमारे लिए एक नया सा टॉपिक रहता है 10th क्लास में। बहुत ही अच्छे से देखेंगे, वीडियो काफी छोटा होगा और पूरे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ लेकर के प्रैक्टिकली इसको देखेंगे और समझेंगे, कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मिरर वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ है उसमें मिरर फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था। तो मिरर फॉर्मूला जो है वो ये है, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं मिरर फॉर्मूला को दोस्तों, 1/1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्लियर, ये मिरर फॉर्मूला है और आप अच्छे से जानते हो कि v क्या है, u क्या है एंड f क्या है। v हमारा इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या है, फोकल लेंथ है। ओके, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, जो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है 2 इंटू फोकल लेंथ, या यहां से f का फॉर्मूला लिख सकते हो आप, r अपॉन में 2 नीचे चला जाएगा, r/2। यहां से क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में कि बताओ बच्चों कि अगर यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी। तो फोकल लेंथ बराबर फॉर्मूला होता है r/2, सो 20 अपॉन में 2 एंड दिस वन विल बी 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो, या f गिवन होगा और आपसे बोल देगा r की वैल्यू पता करने के लिए, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ अगर 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगी, है ना, यानी कि डबल कर देना है, फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हाफ होती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। इस वाले में क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि v और u की वैल्यू होगी, f निकालना होगा, या f और u की वैल्यू आपको गिवन होगी, v फाइंड करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आसान बन जाते हैं। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग इस चैप्टर के एंड में, लेकिन सबसे पहले आज हम क्लियर कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि एक ऐसे मिरर का नाम बताओ जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता हो, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता हो। और एक और क्वेश्चन है इसमें कि एक ऐसे मिरर का नाम बताओ जो वर्चुअल भी बनाता हो, रियल भी बनाता हो, इमेज बड़ा भी हो, छोटा भी हो, ठीक है, इक्वल साइज का भी इमेज हो। तो ऐसे मिरर का नाम बताइए आप। 2 क्वेश्चन मैंने दिया आपको, इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो, नहीं तो अगली क्लास हम बता ही देंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये चेक करना चाह रहा हूं कि आपने पिछली वीडियोस देखा है या नहीं देखा। अगर आप चाहते हो देखना तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर उस पर देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, रिफ्रैक्शन वर्ड जो है वो क्या मतलब इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हो। ठीक है, देखो, जब आपने देखा होगा कि जो लाइट है वो बहुत सारे मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, जैसे लाइट एयर में ट्रैवल कर सकती है, लाइट ग्लास में ट्रैवल कर सकती है, लाइट जो है वो डायमंड में ट्रैवल कर सकती है, तो लाइट वाटर में ट्रैवल कर सकती है। तो लाइट की क्या इन सारे मीडियम में क्या एक ही वेलोसिटी होगी, क्या सेम स्पीड से चलती होगी लाइट इन सब में? बिल्कुल नहीं, हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो दोस्तों, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, एयर में लाइट की स्पीड होती है, या वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये वैक्यूम में थोड़ा सा, जनरली वैक्यूम में थोड़ा इससे ज्यादा वेलोसिटी होती है, पर एयर और वैक्यूम को हम कंपैरेटिवली सेम ही ले लेते हैं। इस तरह से ग्लास में अलग स्पीड होगी लाइट की, है ना, डायमंड में अलग स्पीड होगी, डिफरेंट मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है, लाइट की। तो इस वजह से जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे एयर से लाइट आ रही है एयर से, और कहां एंटर कर गई, ग्लास में एंटर कर गई, या एयर से लाइट आ रही है और कहां एंटर कर गई, फॉर एग्जांपल, या ग्लास से आ रही है, कहां एंटर कर गई, एयर में एंटर कर गई लाइट। या मान लो हमने एयर से हमने टॉर्च मारा और वो लाइट कहां जा रही है, पानी के अंदर जा रही है। तो क्या होता है दोस्तों,
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से थोड़ा सा ना डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है वो। और इसी पाथ के मुड़ने को देखो, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन जैसे ही वो मीडियम चेंज करेगी वो अपने पाथ में थोड़ा सा डेविएशन ले आती है, यानी थोड़ा सा मुड़ जाती है लाइट थोड़ी सी। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि व्हेन लाइट, इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then it deviates from its actual path and this deviation, this bending of light is known as refraction of light। अब समझते हैं इसके causes क्या हैं, मतलब किस वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। मान लो एयर से लाइट जा रही है ग्लास में, तो जब एयर से लाइट, मान लो ये यहाँ ये एयर है, ये वाला पार्ट एयर है और ये वाला पार्ट पूरा ग्लास है, कांच का है, शीशे का है, और लाइट जा रही है एयर से कहाँ, ग्लास में जा रही है, तो अपने लाइट ऐसे जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, थोड़ी सी मुड़ क्यों जाती है? वो ऐसे वो इसलिए मुड़ती है दोस्तों। देखो दो रीजन है यहां पर। पहला रीजन है कि लाइट की ना, यानी कि मीडियम है उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। एक तो एयर में पार्टिकल्स काफी ज्यादा ओपन, यानी काफी ज्यादा स्पेस होता है, ज्यादा डेंसर नहीं होता पार्टिकल, और जो ग्लास है उसमें पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं। तो इसलिए ग्लास में क्या होता है कि पार्टिकल क्लोज होने की वजह से वो डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाती है। तो ऑप्टिकली डेंस, मतलब ऑप्टिकली डेंसिटी चेंज होने, मेरा ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने की वजह से, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने की वजह से लाइट अपने पाथ से थोड़ी सी बेंड कर जाती है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा रीजन क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड ना थोड़ी सी कम हो जाती है, ज्यादा मतलब चेंज होती है लाइट की स्पीड में। जाहिर सी बात है जो एयर में लाइट की स्पीड होगी, क्या वही स्पीड वाटर में होगी? क्या वही स्पीड ग्लास में होगी? कभी नहीं हो सकती, अलग अलग होती है। तो इसी स्पीड में चेंज होने की वजह से पाथ में मतलब जो है वेरिएशन आ जाता है, पाथ मुड़ यानी बेंड हो जाती है, लाइट मुड़ जाती है लाइट, इसी को बोलते हैं। इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों। इस तरह से जनरली हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। अब जिस तरह से हमने मिरर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम, इस तरह से हम लोग ग्लास स्लैब में देखते हैं कि वाकई रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है ग्लास में। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं ग्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, ये हेडिंग है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे होता है रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब में। देखो हमने एक ग्लास स्लैब तैयार कर लिया, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। हम यहां पर लिख देते हैं ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास का एक टुकड़ा है, पूरा रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने क्या किया, इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट करवाया। क्या इंसिडेंट करवाया? लाइट नहीं, इंसिडेंट रे है, ये आपको बता चुका था मैं लाइट रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में कि द लाइट या द रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक है, ओके। अब यहां पर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो जाहिर बात है ये एयर है, ये क्या हमारा एयर है, तो एयर हमारा रेयर मीडियम होता है, आपको मैंने बताया। और ये जो ग्लास हमारा वो डेंसर मीडियम होता है, क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। तो रेयर से लाइट कहां आ रही है? डेंसर में आ रही है, डेंसिटी ज्यादा है ग्लास की, इसलिए। तो जब लाइट कहां से, एयर से जब ग्लास में आएगी तो क्या है, जो हमारी लाइट है वो अपने पाथ से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता चल जाएगा कि लाइट का डेविएशन कितना हुआ है। देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, नॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल हमने रिफ्लेक्शन में भी बताया था। ये इंसिडेंट रे हमारा, ये कैसी रे है? ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये हमारा क्या है, इंसिडेंट हो गया लाइट। अब यहां पर ना लाइट मुड़ गई, मतलब यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया इस पॉइंट पर। अब इस लाइट को, इस रे को क्या बोलेंगे, इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। यहां रिफ्रैक्शन हो गया लाइट का। अच्छा यहां से फिर बाहर निकलेगी लाइट, जाए ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट है, बाहर निकल जाएगी लाइट। जब बाहर निकलेगी तो डेंसर से फिर रेयर में आ रही है, फिर से लाइट क्या होगी, यहां पर मुड़ेगी यानी बेंड होगी और लाइट कुछ इस तरह से भागेगी। और यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दोस्तों, जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा ना वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है। नॉर्मल से पता चल जाता है कि कितनी डेविएट हुई लाइट। वैसे लाइट देखो, ये वाली लाइट ऐसे आनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए थी। देखो लाइट की जो एक्चुअल पाथ थी वो ये थी, पर लाइट किधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई। चलो ठीक है, एक्चुअल पाथ से थोड़ी सी लाइट बेंड कर गई, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ। चलो जरा यहां पर देखते हैं, लाइट आ रही थी, ऐसे आनी चाहिए थी लाइट को, लेकिन लाइट ऐसे नहीं आई, ये एक्चुअल पाथ से थोड़ी सी बेंड कर गई, लाइट इधर चली गई है, राइट। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से रिफ्रैक्शन हो चुका है लाइट का। और दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, ओके। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, सर इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच याद करो एंगल कौन सा होता था? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। I is the angle of incidence, normal and incident ray के बीच the angle formed by normal and incident ray is known as angle of incidence, ये definition है।
अब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये भी तो नॉर्मल है, ये भी तो एक नॉर्मल है, और ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा ये भी आर होगा फिर तो। अच्छा देखो, ये वाला जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, तो आप देखो दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो इस चीज को सही, लेकिन आप वैसे भी देख सकते हो कि ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, तो इनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये भी रिफ्रैक्टेड रे ही है अभी, और ये भी तो नॉर्मल है, इनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बाकी मैथमेटिकली भी ये चीज प्रूव्ड है कि ये सही है। ठीक है, चलो दोनों आर हो गई। अच्छा दोस्तों, तो ये जो लाइट है, ये लाइट, ये वाली रे तो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, तो रे वाली रे क्या कहलाएगी? ये इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे? ये कौन सी रे? इस रे को दोस्तों हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहां से लाइट, ऐसा लगता है यहां से लाइट इमर्ज हो रही है, ऐसे लाइट निकल रही हो। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर देखता है, तो उसको लगेगा कि लाइट यहां से क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, निकल रही है लाइट, क्योंकि उसको सोर्स नजर नहीं आएगा यहां से। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है इमर्जेंट, EMERGENT, इमर्जेंट रे। और इस एंगल को क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई होप कि आपको ये एंगल समझ में आया होगा, इनके पार्ट समझ में आ गए होंगे। और एक और चीज है दोस्तों जो हर बुक में लिखा हुआ नहीं रहता, पर मैं आपको बता दूं और पेपर में पूछ लिया जाता है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो क्या है, इस पाथ की, ये जो लाइट आ रही थी इसकी एक्चुअल पाथ कौन सी थी? ये एक्चुअल पाथ थी, और इसकी रिफ्रैक्टेड रे यानी इमर्जेंट रे की पाथ कौन है? ये है। इन दोनों के बीच, यानी एक्चुअल पाथ और यानी इमर्जेंट रे, एक्चुअल रे और इमर्जेंट रे के बीच जो कौन सी लाइन ऑफ डिस्टेंस होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं? lateral displacement, perpendicular distance, actual path of the light and the emergent ray, actual ray and emergent ray के बीच जो displacement होती है, this is called lateral displacement, lateral displacement। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, ये क्या हमारा यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस? ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखो परपेंडिकुलर है, इसको बोल देते हैं हम लोग lateral displacement, lateral displacement। ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो। ठीक है, ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि जिस तरह से रिफ्लेक्शन के लॉज थे, इसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, याद करो। और सेकेंड लॉ क्या था उसमें? एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल R। इसी तरह से इसके भी लॉज हैं, इसके भी दो लॉज हैं। इसके लॉस सुनो, दोनों लॉस को ध्यान से और लिख भी लो। इंसिडेंट सेम है, पहला लॉ रे के लिए, दूसरा लॉ एंगल के लिए। पहला लॉ रे के लिए बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट लॉ रे के लिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल्स ऑल लाई इन सेम प्लेन, बिल्कुल सेम टू सेम लॉ है। ठीक है, सेकंड लॉ उसमें था I और R हमेशा इक्वल होगा, एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसमें था रिफ्लेक्शन वाले में, यानी प्रकाश का परावर्तन में, कि जो आपतन कोण है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा जो सेकंड लॉ है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है वो देखो जरा ध्यान से। आप लोगों ने 10th क्लास में साइन कॉस तो पढ़ाई होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन के साथ कोई एंगल होता है, राइट? तो इसमें साइन का जो एंगल है पहला वाला वो है एंगल I, यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। I क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नीचे हमने क्या रखा है? साइन, फिर से किसका साइन इस बार रखेंगे? R, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो मन में बोलो भी इसको ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनका जो रेशियो होगा बच्चों, रेशियो यानी कुछ भी रेशियो क्या होता है? समथिंग अपॉन x बाई वाई है, तो ये रेशियो x और y का। इस तरह से ये भी क्या एक रेशियो है। किसका रेशियो है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant। क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट। ये लॉ है हमारा सेकंड लॉ। क्या है ये हमारा सेकंड लॉ? क्लियर है चीज? क्या बोला मैंने? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और किसका रेशियो? टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी लॉ को बच्चों हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं।
स्नेल्स लॉ, इस लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको सिर्फ सेकंड लॉ बताना होता है पेपर में। क्लियर चीज़, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आई होप कि आपको जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आया है समझ में तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करो, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा हो वो भी आंसर दो आप कमेंट में। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली और एग्ज़ाम करीब है, मेहनत अच्छे से मेहनत करो आप। और अगर आप नए हो तो इस चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, भूलना मत सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप देख लोगे, और आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और एक भी वीडियो नहीं छूटेगी, जिससे आप आराम से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। देखो मैं गारंटी तो नहीं देता, पर गारंटी ही जैसी बात बोलता हूं कि अगर आप हर वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, बस आप नोट्स अच्छे से बनाइए और वीडियोस को स्किप मत कीजिए एक भी, ठीक है? पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, शांति बिल्कुल अकेले होकर के, पेन कॉपी लेकर के बैठिए और आराम से काम कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई आराम से की जाती है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।